दोस्तों, दुनिया में इंसान जब प्यार करता है तो प्यार उसे उस वक्त याद रहता है, फ्यूचर में भी याद रहता है, और वो अपने अतीत के प्यार को कभी भूल नहीं पाता। अतीत का प्यार एक ऐसी बीमारी की तरह आपके साथ लग जाता है जैसे कोई मेडिसिन लिए बिना या कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाना जिसका इलाज नामुमकिन है। अतीत के प्यार को भूलना बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक तरह से नामुमकिन भी होता है, क्योंकि एक बार आप किसी को दिल में बसा लें तो उसे उस दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता। आज हम जो स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं वो भी इसी पर बेसिस है कि अतीत का प्यार क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक बेहद ही प्यारी लॉन्ग लव स्टोरी। तो इसे पूरा सुने और कैसी लगी आपको कहानी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी मेहनत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक अगर मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार फिर मेरा मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ दिनों बाद ही बीटेक का रिजल्ट भी आ गया था। मैंने परीक्षा पास कर ली थी। एक बार फिर मैं पटना में थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस चली गई थी। तुमने जल्दी मुझे अंदर बुला लिया था। मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, पर न जाने क्यों अपनेपन का कोई एहसास आज मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था। निरंतर भागता वक्त भले ही आदमी के जीवन में उसके आचार विचार और हालात सब बदल देता है, फिर भी वक्त के दरमियान आदमी के जीवन के कुछ लम्हे ज्यों के त्यों दिल के हिमखंड के नीचे अछूते पड़ जाते हैं, जिसे पूरे जीवन में न वक्त बदल पाता है न आदमी खुद मिटा पाता है। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद भी क्या उस लिखे को चाहकर भी मिटा पाई हूँ मैं? जिसे कभी वक्त ने मेरे अतीत के पन्नों पर लिखा था, क्या आज उसे भुला पाई हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। आज भी नहीं भुला पाई मैं उन अतीत के पन्नों को। आज भी नहीं मिटा पाई मैं चाह कर भी उस अतीत के लिखे को। आज कितने दिनों बाद मैं घर में अकेली थी, वो भी छुट्टी के दिन। सासू माँ और मेरे बेटे अरमान और पति राजीव के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। फुर्सत के पल पाकर मैं सोना चाहती थी, पर अकेलापन पाकर अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। न चाहते हुए भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। साथ ही वो अनकहे प्रश्न भी सामने आ खड़े हुए थे, जिनके जवाब मैं तुमसे पूछना चाहती थी, पर उनके जवाब तो मैंने खुद ही ढूंढ लिए थे। मैं मानती हूँ कि जीवन में हम दोनों इतने आगे निकल आए हैं कि अब उन प्रश्नों के कोई मायने नहीं रह गए, न ही उनके जवाबों के। फिर भी मुझे लगता है कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे को टूट कर चाहा था। मोहब्बत चाहे कभी भी कितनी भी दूर हो, लेकिन इंसान को वो अपनी ओर खींच ही लाती है। चाहे तुम आज बहुत आगे निकल गए हो, मैं भी बहुत आगे निकल गई हूँ, लेकिन हमारा अतीत हम दोनों को हमेशा भविष्य में भी जोड़े हुए रखेगा। मेरे भविष्य की हर कल्पना में तुम हुआ करते थे, फिर चुपचाप मेरे जीवन से चले क्यों गए, मुझे यूं अकेला छोड़कर? क्यों मेरे जीवन के रंगों को तुमने छीन लिया? बिना किसी अपराध के ठुकरा कर जो मेरा अपमान किया था तुमने, उसकी चोट आज भी मुझे महसूस होती है। आज भी वो जख्म ताज़ा है जो तुमने मुझे सालों पहले दिए। तुमने मेरे अतीत में मेरे साथ जो किया उसको मैं कभी नहीं भूल पाती। ना ही उन जख्मों को मरहम की ज़रूरत है, क्योंकि वो जख्म ताज़े ही रहेंगे। चाहे उन पर कितना भी मरहम वक्त लगा दे, लेकिन वो जख्म हमेशा ताज़े ही रहेंगे। आज भी मुझे वो जख्म पूरी तरह से महसूस होते हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात थी कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे बिना किसी अपराध के ठुकरा कर चले गए, मेरा अपमान किया, मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान हो तो वो तो दुनिया से ही चला जाए, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ती। तुम्हें भी पता है कि मैं कितनी मजबूत हूँ और मैं तुम्हें किस कदर टूट कर चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी चाहत की ज़रा भी कदर नहीं की। तुमने मेरी मोहब्बत को ज़रा भी ना समझा और चले गए मुझे यूं तन्हा इन राहों में छोड़कर। भले ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा था, फिर भी उस कच्ची उम्र में भी हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं है। हमें एक दूसरे से इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिना बोले ही तुमने मुझे अपने प्यार का एहसास इतनी गहराई से करवाया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैं कभी तुमसे जुदा हो जाऊंगी, तुमसे दूर चली जाऊंगी, किसी और के साथ ज़िंदगी बिता लूंगी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही हम दोनों ज़िंदगी की धूप छांव में साथ रहे। एक दिन भी तुम मुझे कॉलेज में नहीं देखते तो मेरे घर के आसपास मंडराने लगते। सबकी नज़रों से छुपकर दिए गए तुम्हारे एक एक फूल को मैं भी कितने जतन से किताबों में छुपा कर रखती थी। वो तुम्हारा एक एक फूल तारीख के साथ लिख कर छुपा कर रखती थी। वो तारीख, वो वक्त मुझे भयंकर तरीके से याद थे और मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती थी। किताबों में तुम्हारे गुलाबों को छुपा कर रखती थी, लेकिन तुमने
तुमने कुछ ना समझा। तुमने तो मुझे बीच राह में छोड़ दिया। तुमने तो मेरे दिल का कोई मोल ना समझा। फूलों का पूरा एक हर्बेरियम ही तैयार हो गया था। आज भी वो हर्बेरियम दिल्ली में मेरे अलमारी में रखा हुआ है, जो हमारे प्यार का गवाह है। ग्रेजुएशन में तुम पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। तुम्हारी अलमस्त और बेफिक्र जिंदगी में नौकरी की फिक्र भी मेरे ही कारण समा गई थी। इस फिक्र ने तुम्हें पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया था, जो तुम्हारे चेहरे पे स्पष्ट दिखता था। चिंता कैसे ना हो, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे पिताजी खुद इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। मुझे जैसे साधारण परिवार के लड़के को क्या देखकर तुम्हारा हाथ सौंपेंगे। तुम्हारे घर की शानो शौकत भी तो कम नहीं है, जिसे देखकर मुझे दूर से ही घबराहट होने लगती है। तुम्हें पाने के लिए मुझे कम से कम एक उच्च पद तो प्राप्त करना ही होगा। फिर तुमने एमटेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ मुंबई में कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने का फैसला कर लिया था। मेरे मना करने पर भी तुम नहीं माने थे, क्योंकि तुम शुरू से जिद्दी थे। तुम जो ठान लेते थे वो कर ही छोड़ते थे, चाहे उसमें कुछ भी हो, और तुम फिर किसी की नहीं सुनते थे। तुमने जो फैसला कर लिया उस पर तुम अटल रहते थे, और तुम्हारी यही आदतें मेरे दिल को बहुत भाती थी। तुमने कहा था, अगर सम्मान से समाज में जीना है, तुम्हारा प्यार पाना है, तो मुझे मुंबई जाना ही होगा। फिर शान से लौटकर तुम्हारे जीवन में आऊँगा, ये वादा है मेरा। इंतज़ार करना मेरा। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास ने मुझे तुम्हारा इंतज़ार करने का हौसला दिया। बीटेक करने के बाद दूसरे कोर्स करने के बहाने मैं अपनी शादी टालती रही। पूरे 4 साल गुजर गए, पर तुमने मेरी कोई खबर तक नहीं ली। पापा जल्द से मेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। पल पल तुम्हारे संदेश का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, पर तुम ना आए और ना तुम्हारा कोई संदेश आया। मेरा धैर्य समाप्त होने लगा था। तुम्हारी परवाह करते करते मैं अपने परिवार के प्रति बेपरवाह भी तो नहीं हो सकती थी। पूरे 5 सालों तक अपना विवाह टालती रही। अब पापा के सामने दलीलें देना मैंने बंद कर दी थी और मैं खामोश हो गई थी। एक के मान के लिए सबका अपमान नहीं कर सकती थी मैं। तुम्हारे विषय में कहाँ पता करती? तुम्हारा घर भी तो शहर के अंतिम छोर पर था, जिसकी सही पता भी मेरे पास नहीं था। पापा से कैसे तुम्हारे विषय में बात करती? तुमने कोई आधार भी तो नहीं छोड़ा था। साथ में एक झिड़क भी थी, नारी सुलभ लज्जा और पारिवारिक संस्कार, जिसने मेरे होंठ सी रखे थे। मुझे पापा की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा। तुमने भले ही मुझे रुसवा कर अपमानित किया था, पर मैं अपने आचरण से पापा को अपमानित और दुखी नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे उनके द्वारा दी गई शादी में स्वीकारना ही पड़ा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मैं दुल्हन थी, पर ना चेहरे पर कोई खुशी थी, ना मन में कोई उल्लास। आंखें रो रो कर फूल गई थी, जिसे लोग मायका छूटने की वेश्या समझ रहे थे। नियति भी हमारे साथ न जाने कैसे कैसे खेल खेलती है। शादी में मात्र 4 दिन बाकी थे। तब राधा, जो कभी हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, उसने मुझे बताया कि आज ही तुमसे उसकी मुलाकात हुई है। तुम एक IAS अधिकारी बन गए हो और ट्रेनिंग समाप्त कर पटना लौटना चाहते हो। अपने पुराने सभी सहपाठियों से मिलना चाहते हो। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। इतने दिनों बाद खबर मिली थी तो तब, जब रस्मों रिवाज के साथ एक नए रिश्ते बंधने की मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। दिल चाह रहा था कि अभी भी समय है, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। तभी दिमाग ने दिल पर लगाम लगाई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुमने खबर क्यों नहीं भेजी? पहले क्यों नहीं मिलने आए? सच कहूं तो उस समय घुटन असहनीय थी, पैर अवश हो गए थे। मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।